हमने एक्सरसाइज बी कर ली थी स्पेयर पार्ट 2 में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेयर पार्ट 3। तो उसमें जो स्पेयर पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। तो हमने पढ़ा था प्लेन सेक्शन स्पेयर, ठीक है, जो आपको पता ही होगा अगर पार्ट 2 आपने देखा है। तो नहीं देखा है तो देखना जरूरी है पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 3 समझ नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में देखा था, इक्वेशन थ्रू ए गिवन सर्कल और इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए टू स्पेयर। तो ये 4 पॉइंट हमने पार्ट 2 में देखा था और ये वाले पार्ट 1 में देखे थे पॉइंट, ठीक है। तो आपको 12 पॉइंट हमने लगभग एक्चुअली हमने ये सारे पॉइंट जो हैं वो हमने क्लियर कर लिया। आज जो हमारे ये अगले पार्ट होंगे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ स्पेयर एंड लाइन, टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन ऑफ ए स्पेयर, कंडीशन फॉर ए टेंजेंट प्लेन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर एंड कंडीशन ऑफ ए ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्पेयर। ओके, तो ये सब कुछ देखेंगे। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज अपनी जो है वो आराम से यहाँ पे आ जाइए आप। स्पेयर एक्सरसाइज 3, ठीक है, पार्ट 3 भी कह दो आप इसको। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर एंड ए लाइन, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट 2 आप देखना जरूर। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर एंड ए लाइन क्या होगा कि जैसे ये कोई स्पेयर है और ये कोई लाइन है, ठीक है। तो लाइन ने इसको टच करा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन पता है तो लाइन की इक्वेशन को मैं स्पेयर की इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट आ जाएंगे अगर लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो यही मतलब होता है। तो आप सबसे पहले देखिए इस चीज़ को समझते हैं। इक्वेशन ऑफ स्पेयर की इक्वेशन हमें पता है, जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता होगी तो इस तरह से मानी जाती है कि x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू आर। ये कब मानी जाती है? ये मानी जाती है 3D में। अगर आपने 3D वेक्टर वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक होता है ये वाला रूप और एक होता है वेक्टर रूप, ठीक है। तो उससे हमें क्या माना, इक्वेशन ऑफ लाइन माना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन माना। तो अब लाइन के कोऑर्डिनेट, लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट जैसे x, m और n, ये जनरल कोऑर्डिनेट है, कहीं पे भी हो सकते हैं लाइन के। तो वो कैसे आएंगे? r को मैंने l को उस तरफ भेजा तो LR प्लस एल्फा, MR प्लस बीटा, NR प्लस गामा। ओके, चलो। तो ये जो लाइन के कोऑर्डिनेट है और जब लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो मैं स्पेयर में रखूंगा तो मेरे पास इंटरसेक्ट वाले पॉइंट आ जाएंगे। मतलब लाइन के जो कोऑर्डिनेट है अगर मैं उसको स्पेयर की इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास किसके पॉइंट आ जाएंगे? वो वाले पॉइंट आ जाएंगे जहां पे लाइन ने स्पेयर को कट करा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लाइन के ये कोऑर्डिनेट थे स्पेयर की इक्वेशन में रखे। ये देख लो, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, जहां जहां एक्स था वाई था जेड था वहां पुट कर लिया, ठीक है। तो ये आर में एक इक्वेशन बन गई, किसमें? आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। आप सब इसको पूरा सॉल्व करके देखोगे तो आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे कि जो है वो कट करते हुए जाएगी 2 पॉइंट को लाइन, ठीक है। अगर रूट इक्वल हुए तो लाइन क्या करती जाएगी? टच करके जाएगी। और रूट इमेजिनरी हुए तो लाइन टच नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको ये नहीं रटना है कि ऐसे करा ऐसे करा, आपको प्रोसेसर ध्यान रखना है। प्रोसेसर क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट निकाल के, ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट निकाले, फिर हमने उसको क्या करा, एक्स स्पेयर की इक्वेशन में रख दिया, जो एक्स था वाई था और जेड था उसकी जगह रखा, ठीक है। फिर हमारे पास एक आर में इक्वेशन आ गई और उस आर की इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास रूट आ गया आर के, ठीक है। तो फिर हम आर की वैल्यू आई तो हम कोऑर्डिनेट भी वापस निकाल सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी हम निकाल सकते हैं जो भी दिया होगा। तो वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस बात को और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा कि कहना क्या चाहता हूँ। आपको रटना नहीं है, बस प्रोसेसर ध्यान रखना है। प्रोसेसर समझाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ करी है। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन ऑफ ए स्पेयर, ठीक है। तो देखो टेंजेंट लाइन क्या होती है कि कोई भी जैसे कोई लाइन है अगर स्पेयर को कट करती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा ए और एक पॉइंट होगा बी। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अगर ये लाइन
कट करे और ये जो ए और बी पॉइंट थे वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, टेंजेंट बोलूंगा इस स्फीयर की। तो सेम टू सेम यही है कि ए लाइन इज सेड टू बी द टेंजेंट, ठीक है, टू द स्फीयर इफ द इंटरसेक्ट ए स्फीयर इन द टू कोइंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, अगर वो स्फीयर को कहाँ सेम टू सेम दो पॉइंट पे कट करे, ठीक है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ए बी को अगर मैं एक कॉन्सिडेंट पे लेके आ जाऊँ तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अगला टॉपिक है वो है टेंजेंट प्लेन। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको डेफिनेशन से नहीं जाते हैं, ऐसे समझाता हूँ मैं कि जैसे कोई पेपर है आपके पास, ये वाला पेपर है आपके पास, इस पर क्या करो, एक बॉल रख लो, ठीक है, एक बॉल रख दी, तो टच कराते हुए रख लो बॉल को। तो आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक बॉल है, एक ठीक है बॉल है, और बॉल के नीचे आपने क्या करा, एक प्लेन पेपर रख दिया ऐसे, वो पेपर क्या कर रहा है, उस बॉल को टच कर रहा है, ठीक है। अब उस बॉल को टच कर रहा है तो वो जो टच कर रहा है ना, उसको हम बोलेंगे, उसको टेंजेंट प्लेन बोलेंगे। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो जो प्लेन होगा ना, वो बहुत सारी लाइनों से बना होगा। जैसे ये प्लेन है, मान लो ये इस तरह से कोई प्लेन है, ऐसा मान लो कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात, तो ये कैसा एक प्लेन बन गया, ये ऐसा एक कोई प्लेन है, ठीक है। इस पे मैंने क्या रखा, एक बॉल रखा, एक ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है, आप 3D में सोचना है इसको, एक बॉल रखा, तो ये बहुत सारी लाइनों से मिलकर बना है कि नहीं बना है प्लेन, ठीक है। तो आप डेफिनेशन को आप समझो कि लोकस ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन, ठीक है, जितनी भी स्फीयर पे जो टेंजेंट लाइन होगी, अगर उन सबको मिला ले, ठीक है, तो जो प्लेन बनेगा, हम उस प्लेन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट प्लेन बोलेंगे उस पॉइंट पे स्फीयर के। चलो यही बात है, आप समझ गए होंगे। प्लेन बना होगा टेंजेंट लाइनों से, और टेंजेंट लाइनों से बना हुआ लोकस या उन सभी टेंजेंट लाइनों को अगर मिला दे तो जो प्लेन बनेगा हम उसको बोलेंगे टेंजेंट प्लेन। समझ गए होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगली चीज़ है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। आपको दिख रहा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे करते हैं, तो इसको इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई स्फीयर आपके पास, ठीक है, तो स्फीयर की इक्वेशन हमने ये मान ली, और हमने ये माना कि ये कोई प्लेन है और यहाँ पे टच कर रहा है, और जहाँ पे टच कर रहा है ना वो वाले पॉइंट है x1, y1 और z1। जहाँ पे प्लेन टच कर रहा है वो वाले पॉइंट कौन से, x1, y1, z1, ठीक है। तो स्फीयर है और स्फीयर को ये, तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख रहे हैं। तो ये P पॉइंट मान लिया, ये सेंटर मान लिया स्फीयर का, तो -GH होते हैं, आपको पता होगा पहले पार्ट से, सेंटर, और ये हमारा प्लेन है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझनी है, वो चीज़ समझनी है डायरेक्शन रेशियो के बारे में। डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्या समझना है कि किसी भी लाइन के अगर दो पॉइंट दिए होते हैं ना, तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, उन दोनों पॉइंटों के सम का माइनस करके। जैसे x1 माइनस ये जी, तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ये डायरेक्शन रेशियो क्या बताता है कि इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन बना दो, उसकी काम आते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो वही बात है, आपने 3D वेक्टर वगैरह पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले आप इतना ही समझ लो कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से माइनस करा लो, ठीक है। तो जो x का कोऑर्डिनेट आएगा, y का कोऑर्डिनेट आएगा, z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वही डायरेक्शन रेशियो हो गए, ऐसा समझ लो। या आप क्या करो कि एक वेक्टर इक्वेशन फॉर्म कर लो। जैसे कैसे वेक्टर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, x1 प्लस जी आई कैप प्लस y1 प्लस एफ जे कैप और प्लस z1 प्लस एच के कैप, ये वेक्टर इक्वेशन कर दी। तो जो ये है ना, ये अपने डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरे हो गए डायरेक्शन रेशियो, इसके हुए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखी जाती है, जैसे स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है ना, वैसे वैसे प्लेन की इक्वेशन होती है। तो वो होती है x माइनस एक्स नॉट, बी वाई माइनस वाई नॉट, सी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे x नॉट, y नॉट और z नॉट आर पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। जो प्लेन पे पॉइंट होते हैं तो वो, तो यहाँ पे x नॉट, y नॉट और z नॉट क्या हो जाएंगे, x1, y1, z1, और a b c क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो हमारे डायरेक्शन रेशियो ये आ गए। तो अब देखो मैं ये लिख सकता हूँ, ये ठीक है। तो ये मेरी एक प्लेन की इक्वेशन बन गई। मैंने इन सबको क्या करा, मल्टीप्लाई वगैरह करा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये एक इक्वेशन आई। अब मेरे को पता है कि ये वाला पॉइंट जो है x1, y1, y1, अगर प्लेन को यहाँ पे है तो वो स्फीयर पे भी तो है ना, तो वो स्फीयर की इक्वेशन को भी क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको किस में रखूँगा, स्फीयर की इक्वेशन में रखूँगा। ये आ गया,
अब देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस gx1 fy1 ये इक्वल टू आ गया। तो इसका करने का मतलब ये था कि जो हमारे प्लेन की इक्वेशन आई ना, उसमें मैं क्या करूँगा, ये पुट कर लूँगा, ठीक है, ताकि प्लेन की इक्वेशन को और इजी बना दूँ। जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ कि हमारे पास कोई स्फीयर था, उसका प्लेन था, हमें क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी। क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी। हमें पता है कि प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ये, ठीक है। जनरल इक्वेशन के लिए हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट, ठीक है। पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया ऐसे। तो हमारे पास बन गई प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन बनी, हमने उसको सॉल्व करा और हमें ये भी पता है कि x1 y1 z1 स्पेयर पे है, तो हमने उससे क्या करा, थोड़ा और इजी करा, ठीक है, इक्वेशन को, और उससे जो जो बना वो पुट करके इसमें रखा। तो आप रफ कॉपी में कर लेना अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, नहीं हो तो वो ये सब कुछ कोई नहीं पूछना आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन करो तो आपको ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आना चाहिए, आप अटको नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ। मेन चीज़ आती है ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी आप यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। आप ढंग से देखो, एक्स x1 y y1 z z1 g x1 प्लस एक्स f y1 प्लस वाई h z1 प्लस z प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। कुछ लोगों को याद नहीं होगा कि ये कैसे रटते हैं, तो आप देखो सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है कि जहाँ पे स्क्वायर दिखता है, चाहे एक्स का स्क्वायर हो, वाई का स्क्वायर हो या जेड का स्क्वायर हो, तो आप क्या करो, जैसे एक्स का स्क्वायर है तो एक्स और x1 लिख दो, वाई का स्क्वायर है तो वाई और y1 लिख दो उसकी जगह। किसकी इक्वेशन में, स्क्वायर की इक्वेशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा है ना, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हो, एक्स x1, तो ये आ जाएगा देखो, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, जेड स्क्वायर की जगह जेड z1, तो ये टर्म आ गई, ठीक है। अब जहाँ पे 2g हो ना, 2x हो, वहाँ 2x की जगह रख दो x प्लस x1। तो जैसे यहाँ पे देखो 2x है, तो 2x की जगह क्या हो जाएगा, g x1 प्लस x, ठीक है। 2y की जगह क्या हो जाएगा, f y1 प्लस y, 2h की जगह 2z की जगह क्या हो जाएगा, z1 प्लस z प्लस d। तो ये एक तरीका होता है कि स्क्वायर की इक्वेशन को प्लेन की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। शॉर्ट तरीका जो होता है ना याद करने का तरीका, तो ये ध्यान रखना। तो ये आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका ध्यान रखना, इस तरह से फॉर्म होती है उसकी। तो ये काम आएगा, हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो देखते हैं, अगला पार्ट। तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन की आपको पता ही है, x1 y1 और z1। आपको ये पता होना चाहिए x1 y1 और z1 क्या है, वो वाला पॉइंट जो स्फीयर पे भी है और प्लेन पे भी है, जहाँ पे प्लेन स्फीयर को टच कर रहा है, वो वाला पॉइंट, ओके। अच्छा एक और चीज़ मेरे को ये बताओ, आपको आगे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें पहले ही बता दूँ कि एक पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं। एक प्लेन ऐसे भी जा सकता है और एक प्लेन ऐसे अंदर भी जा सकता है, ऐसे एक तिरछा भी जा सकता है। तो एक पॉइंट से बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आगे इक्वेशन से मैं इस बात को और अच्छे से समझाऊंगा। चलो अब बात करते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट प्लेन। कोई भी प्लेन अगर टेंजेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। हमें पता है कि स्फीयर होता है, स्फीयर के सेंटर ये होते हैं और प्लेन ये होता है। प्लेन की बेसिक जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है और उसकी जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, ओके। हमने ये मान लिया, तो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा सेंटर से प्लेन पे, वो इक्वल होगा स्फीयर के रेडियस के। हमें पता है जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा सेंटर से प्लेन पे, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू होगी रेडियस के। परपेंडिकुलर जो डाला जाएगा सेंटर से प्लेन पे, उसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस, दोनों होंगे इक्वल, ठीक है। तो तभी वो जो है वो क्या हो सकता है, प्लेन टेंजेंट हो सकता है, ठीक है, वरना वो टेंजेंट नहीं होगा। आप ही खुद ही सोचो यार कि अगर प्लेन यहाँ आ गया, प्लेन यहाँ आ गया, ठीक है, तो वो इक्वेशन रेडियस के बराबर कैसे होगा। अगर मान लो कोई प्लेन है ऐसा और यहाँ पे है, और अगर मैं सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूँ तो वो रेडियस तो इतनी रह जाएगी ना स्फीयर की, ये पूरी डिस्टेंस तो नहीं होगी। तो सेम टू सेम ऐसे ही करना होता है। तो ये कंडीशन होती है और ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, यही मेजरली क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3 के यही इसी चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू लेंथ ऑफ CP, या आप CP कह सकते हो इसको, C और P, या परपेंडिकुलर लेंथ ऑन प्लेन, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे आप और लिख दो फ्रॉम सेंटर। तो आपने पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था कि सेंटर से आप कैसे निकालते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको, जैसे हमने अगर इस वाले में जो है वो इसमें जनरल
फॉर्म ली थी, तो जनरल फॉर्म में रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी ये वाली, जनरल फॉर्म में रेडियस हो जाएगी आपकी ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस डी, और लेंथ जो हमने प्लेन ये लिया था, तो एक्स की जगह क्या रखूंगा माइनस जी, वाई की जगह क्या रखूंगा माइनस एफ, एन और एच की जगह क्या रखूंगा माइनस एच माइनस पी, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मेरी कंडीशन आ जाएगी, मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो वगैरह ये आ जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए करा था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लेंथ का ये ध्यान होना चाहिए आपको बस। चलो क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अगला करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर, ठीक है। तो देखो कोई भी स्पेयर है, जैसे ये स्पेयर और ये स्पेयर है, आप स्पेयर नंबर 1 और स्पेयर नंबर 2 ये दोनों कट करें, ये स्पेयर ऐसा था, ये स्पेयर ऐसा था, ये दोनों कट करें, ठीक है। तो कट करें तो ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे आप एक प्लेन ड्रॉ कर लो, इस स्पेयर पे भी एक प्लेन ड्रॉ कर लो इस साइड पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस स्पेयर पे जहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों स्पेयर के प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल ही क्या होगा, ठीक है, एंगल ही क्या होगा मेरा इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्कल होते तो सर्कल के लिए मैं लाइन यूज करता, क्योंकि वो 2D में, ठीक है। तो मैं कहता कि दो लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल, टेंजेंट लाइनों के बीच में बनने वाला, यहाँ पे स्पेयर है तो मैं क्या कहूँगा टेंजेंट प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल ही क्या होगा मेरा इंटरसेक्शन एंगल होगा। कब, जब दो स्पेयर जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों स्पेयर के जो प्लेन होंगे उन प्लेनों के बीच के एंगल को मैं क्या बोलूंगा इंटरसेक्शन एंगल। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब निकालते कैसे, जैसे स्पेयर 1 है तो उसका सेंटर 1 R1, स्पेयर 2 है सेंटर 2 C2 और R2, और ये वाला पॉइंट है और ये थीटा है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकता हूँ R1 व R2 के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर, ओके। ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर, ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर। तो R1 R2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जब R2 और R2 के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, ठीक है। जब ये थीटा जो है दोनों के बीच का एंगल वो 90 हो जाता है तो तब जो कंडीशन आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से समझते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसका सेंटर कोई जनरल इक्वेशन से ये होगा माइनस G1 माइनस F1 माइनस H1 माइनस G2 माइनस F2 माइनस H2, ठीक है। ये R1 और ये R2, और ये इसका एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो मैं इस ट्राइंगल को बाहर लेके आ रहा हूँ, तो ये जो P पॉइंट पे देखो मेरा 90 बन रहा था, 90, ये मैंने 90 बना दिया। C1 पे मेरा ये देखो ये था, C2 पे मेरा ये था, ठीक है। ये मेरा R1, ये मेरा R2, ओके, ये मेरा R1 और ये मेरा R2, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, C2 का स्क्वायर प्लस C1P प्लस PC2, ये कर सकता हूँ। देखो सेम टू सेम ट्राइंगल से ही लगाया मैंने और कहीं से नहीं लगाया। तो C1 C2 कैसे निकालूंगा, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। R1 आप कैसे निकालोगे, तो किसी भी स्पेयर, जैसे इसका R1 है तो इसका R1 आपको अगर सेंटर पता है तो आप क्या लिख सकते हो, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर माइनस D1, ठीक है। ऐसे कैसे दूसरे स्पेयर का भी आ जाएगा, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये भाई पहले पार्ट में मैंने बताया यार, तुम शुरू से फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। ये R1 और ये कितना आ जाएगा R2, चलो तो ये R1 R2 आ गया हमारा। तो C1P क्या था R1 और C2P क्या था R2। तो देखो C1P की जगह R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो अब दोनों और स्क्वायर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होके हमारा ये बन गया, देखो ये बना, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ कट जाएगा, इस यहाँ से G1 का स्क्वायर आएगा, G2 का स्क्वायर आएगा, तो G1 स्क्वायर G2, F1 स्क्वायर F2, तो यहाँ पे कट जाएगा, सामने सामने से कट जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे पीछे क्या बचेगा, माइनस G2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2 माइनस 2 H1 H2 माइनस D1 माइनस D2, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आती है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद ऐसे रखना है कि सेंटर 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 सेंटर, पहले स्पेयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट और दूसरे स्पेयर के x के कोऑर्डिनेट इंटू 2, ठीक है। दूसरे स्पेयर के प्लस
दूसरे पहले स्फीयर के y के कोऑर्डिनेट इनटू दूसरे स्फीयर के y के कोऑर्डिनेट, ठीक है। टू पहले स्फीयर के z के कोऑर्डिनेट और दूसरे स्फीयर के z के कोऑर्डिनेट वो, और d1 और d2, ठीक है, जो d1 और d2 जो इक्वेशन में दी होगी तो वो, तो ये है कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि टेंजेंट प्लेन जब लाइन इंटरसेक्ट करती है वो वाली चीज देखी, हमने देखा टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन और कंडीशन फॉर टेंजेंट प्लेन और ऑर्थोगोनल और इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर वगैरह, ये सब कुछ देखा। तो अब क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर की थ्योरी खत्म है, अब सिर्फ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 के, तो वो अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन, ठीक है। दो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। स्फीयर जो दे रखा है वो ये दे रखा है और विच पास थ्रू द लाइन, ठीक है। तो हमें ये कहा है कि जो स्फीयर है वो इस लाइन से पास आउट होता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लाइन से पास आउट हो रहा है तो मैंने पहले ही जब टेंजेंट प्लेन का थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि लाइन से मिलके बना होता है टेंजेंट प्लेन। तो जब भी मिलके होता है तो मैं इन दोनों लाइनों को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस 5 प्लस लैम्बडा x माइनस 2z माइनस 7। ये मेरी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। अब क्या कर रहा है, ये टेंजेंट प्लेन मान लिया कि इसको टच कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब ही तो हो रहा है कि स्फीयर को टच करेगा, ये हो गया। अब स्फीयर की इक्वेशन मेरे को ये दे रखी है, तो स्फीयर के सेंटर क्या हो जाएंगे, 0,0,0, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस, जो कि कितनी हो जाएगी r² यानी 4। तो जनरल इक्वेशन से तो ये आ गया मेरा, तो स्फीयर की रेडियस आ गई 4 और सेंटर आ गया 0,0, और इसकी इक्वेशन आ गई प्लेन की ये। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को कंडीशन पता है टेंजेंट प्लेन होने के लिए कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप ऑन प्लेन इक्वल टू रेडियस होगा। तो मैं क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। ये आ गई मेरी प्लेन की इक्वेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन, तो ये देखो x में क्या रखूंगा, 0 रखूंगा x1, y में क्या रखूंगा 0, और z में क्या रखूंगा 0, -5 -7 लैम्बडा, ठीक है। तो ये देखो इसको सॉल्व करा और इक्वल टू किसके रख दूंगा, 4 जो रेडियस है स्फीयर की जो रेडियस है उसके इक्वल रख दूंगा। उसको इक्वल रखूंगा तो मैं लैम्बडा को फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो वैल्यू आ गई, 1 और 7/31। अब मैं इसको लैम्बडा को किस में पुट करूंगा, इसमें। तो देख लो मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो आप यही ध्यान रखना कि जो टेंजेंट प्लेन की जब भी दो लाइन दे दें तो लाइन को आपको क्या करना है, लाइन 1 प्लस लाइन 2, तो उसको टेंजेंट प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए लाइन 1 प्लस लैम्बडा 2 करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे अगर जो हमारी एक्सरसाइज 3 है उसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 बेस्ड है। कौन कौन से बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उस पे बेस्ड है, ठीक है, इसी एग्जाम्पल पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर पे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये स्फीयर दे रखा है, स्फीयर की इक्वेशन ये दे रखी है, तो स्फीयर की इक्वेशन ये दे रखी है, तो आप इसके सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ। निकाल सकते हैं, चलो इक्वल टू 0 ले लो। एट विच द टेंजेंट प्लेन आर पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। तो ये तो स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट प्लेन होगा ना वो पैरेलल है इस प्लेन के। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। टेंजेंट प्लेन जो होगा वो किसके, इस प्लेन के पैरेलल होगा। चलो तो हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि भाई x² ये है, y² ये है, सेंटर ये है, और प्लेन हमने कुछ मान लिया। प्लेन की हमें क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट पूछा है, ये वाला p के कोऑर्डिनेट पूछा है, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, बस p के कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पास टेंजेंट प्लेन आ जाए एक बार, ठीक है, या कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो देखो हमें एक और चीज दे रखी है, और वो चीज क्या दे रखी है कि जो प्लेन है ना 2x माइनस वाई प्लस 2z, तो इसके पैरेलल एक प्लेन है, ठीक है, वो इसको टच कर रहा है। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि ये जो प्लेन है इसके पैरेलल प्लेन जो टच करता है, ठीक है, किसको टच कर रहा है, वो कर रहा है स्फीयर के। तो पैरेलल होने का मतलब मैंने पार्ट 2 में भी ऐसी चीज करवाई थी। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, 2 - 1 और 2, क्या आ जाएंगे, 2 - 1 और 2, ठीक है। तो ये आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो वाली देख लो, x - 2/2, y + 1/-1, z - 0/2/r। ये देखो, ये मैंने पीछे बताया था कि जब भी पॉइंट निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट या परपेंडिकुलर फुट पॉइंट निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट हो गए x1 y1 z1, ठीक है। और ये डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, 2 - 1
टू, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली चीज़ मैंने बताई थी पार्ट 2 में, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए वो चीज़, ठीक है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, वाई के आ जाएंगे, जेड के आ जाएंगे, और इसको ये पॉइंट कहाँ होंगे, ये पॉइंट स्पेयर पे होंगे। तो मैं स्पेयर की इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो स्पेयर में रखा तो देखो आर की 2 वैल्यू आ गई, 1 और -1। तो अब मैं आर की वैल्यू रखूंगा इसमें इसमें इसमें, तो मेरे पास एक्स के 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। एक्स के 2 आ जाएंगे, वाई के 2 आ जाएंगे, जेड के 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 प्लेन बनेंगे यहाँ पे, क्या बनेंगे, 2 प्लेन बनेंगे। ओके चलो बढ़िया। और अगर आप प्लेन की इक्वेशन फॉर्म कैसे करोगे, अगर आपके पास ये पॉइंट आ गए तो आपको ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। या डिस्टेंस निकालने की क्या जरूरत है, आपको 4 दे रखा है ना, तो बस आप निकाल सकते हो। और एलिमेंट दे ही रखा है, बस बहुत ही सिंपल चीज़ है आपको करने के लिए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो टच 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए जहाँ पे टच करता है। चलो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द सर्कल। देखो सर्कल मैंने पहले पार्ट 2 में ये भी बताया था कि सर्कल को बोल के आपको स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन देंगे जब सर्कल की डेफिनेशन देनी होगी। तो ये और ये दे दिया आपको, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, किसकी इक्वेशन निकालनी, स्फीयर। वो कहाँ से पास हो रहा है, वो इस स्फीयर से पास हो रहा है, कहने का मतलब इस स्फीयर से पास हो रहा है जो इन सर्कल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एंड टच द प्लेन, और इस प्लेन को टच करता है। तो कैसे करेंगे हमें नहीं पता। हमने मान लिया कोई स्फीयर है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, और हमने ये मान लिया प्लेन, ठीक है। ये प्लेन हमें दिया हुआ है, माना क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास देखो कंडीशन नंबर 1 क्या दे रखी है कि जो स्फीयर है वो इस सर्कल से बना हुआ है, तो स्फीयर की इक्वेशन ये आ गई। तो कंडीशन नंबर 2 है कि जो प्लेन है जो टच कर रहा है, टेंजेंट प्लेन है, वो ये है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 टेंजेंट प्लेन ये है। अब मैं क्या करूंगा कि जो स्फीयर है और टेंजेंट प्लेन है दोनों को लिख दी इक्वेशन, ठीक है। स्फीयर की इक्वेशन मैं कहाँ से लेके आया, जो मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि कंडीशन लगाऊंगा, टेंजेंट प्लेन वाली कंडीशन लगाऊंगा। जो रेडियस होगी, और वो रेडियस किसके इक्वल होगी, वो रेडियस इक्वल होगी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो रेडियस मैंने कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। रेडियस कैसे निकालूंगा, जी, एफ और एच। तो पहले मैं जनरल इक्वेशन से निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं रेडियस के लिए क्या करूंगा, मेरे को पता है √G² प्लस F² प्लस H² माइनस D, वो करूंगा, मेरे पास रेडियस ही आ जाएगी आगे। और ये रेडियस किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर प्लेन के डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालूंगा, ये दे रखा है मेरे को, इसमें मैं ये वाले पॉइंट पुट आउट करूंगा, G, H और F। और G और H और F कहाँ से लेकर आऊंगा, मैं यहाँ से लेकर आऊंगा। तो सारी टर्म मेरे अंदर लैम्बडा के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मैंने दोनों को इक्वल करूंगा, ठीक है। दोनों को इक्वल करके मेरे पास लैम्बडा की 2 वैल्यू आ जाएगी। और फिर लैम्बडा की 2 वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ इस इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी स्फीयर, ठीक है। तो हमारे पास ये स्फीयर की इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक चीज बताना भूल गया, इस पे जो बेस्ड है इस क्वेश्चन पे, वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड है, ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। तो और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो हाँ, ये 5 वाला आपको थोड़ा हो सकता है एक्सरसाइज में थोड़ा अजीब सा लगे, बट ऐसा का ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, एग्जाम्पल 4 की तरह करना है जो। तो हम देखते हैं सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। किसकी इक्वेशन निकालना है, स्फीयर की। टच द स्फीयर, ठीक है। जो इस स्फीयर को टच करता है एट इस पॉइंट पे, और पास द पॉइंट, इस पॉइंट से पास आउट होता है। तो देखो हमें क्या पता है कि ये स्फीयर हमने मान लिया जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है। ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट क्या है जहाँ पे टच कर रहा है 1, 2, -1, ठीक है। ये साइड -1 है मेरे हिसाब से, -1 है यहाँ। और ये स्फीयर 1 हमें नहीं पता, तो हमने माना कि स्फीयर 1 स्फीयर 2 को टच कर रहा है, ठीक है। टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो टच करेगा तो हमें ये पता है कि यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, ठीक है, जो दोनों का कॉमन प्लेन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो S2 की तो इक्वेशन हमें दे रखी है कि नहीं दे रखी, दे रखी है। तो S2 की इक्वेशन से मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ इस पॉइंट पे। मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं, किसी भी स्फीयर की इक्वेशन दी होती है, तो मैंने थ्योरी में बताया था किसी भी पॉइंट पे
अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये दिए गए तो एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, वाई वाई वन में, जेड स्क्वायर को इसमें जेड जेड वन में, और अगर 2x है तो उसको x प्लस एक्स वन में कन्वर्ट कर लो, 2y है तो या 3 कॉमन ले लो तो 2y बचेगा तो y प्लस वाई वन में, ठीक है, और फिर क्या बचेगा +1 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये x1 y1 और z1 तो ये पॉइंट हो गए। तो ऐसे कैसे देखो मैं, ये आ गई मेरे पास प्लेन की इक्वेशन, आ गई प्लेन की इक्वेशन, ओके। तो ये प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास आ गई। S2 की इक्वेशन तो दी गई थी, मेरे को निकालनी है S1 की। तो S1 की इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, S2 प्लस लैम्बडा इक्वेशन ऑफ प्लेन ये करूँगा, ठीक है। और कंडीशन, अगली कंडीशन क्या दे रखी है कि जो S1 है, ठीक है, हमने स्पेयर की इक्वेशन ऐसे लिखी, और जो S1 है वो पास आउट हो रहा है किससे, 1, -1, 0 से। तो मैं इस पॉइंट को इस S1 की इक्वेशन में रखूँगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास लैम्बडा आ जाएगा, और लैम्बडा आके मैं वापस इसमें रख दूंगा तो मेरे पास S1 की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये देखो, ये थी S2 की इक्वेशन जो गिवन थी, और ये प्लेन की इक्वेशन हमने निकाली, ठीक है, S2 से। फिर हमने क्या करा, हमें ये दे रखा है S1 पास थ्रू द 1, 1 इसमें रखा, लैम्बडा की वैल्यू आई, और ये देखो S1 की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप जरूर करें, सेम टू सेम तरीका है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। चलो अपन अगला एग्जाम्पल बढ़ते हैं, और ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि कोई टेंजेंट प्लेन है, क्या है, टू द स्पेयर, ये कोई स्पेयर है और टेंजेंट प्लेन है, ठीक है। मेक द इंटरसेप्ट ABC ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन प्रूव दैट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये देख लो कि कोई टेंजेंट प्लेन है स्पेयर पे, इस स्पेयर पे टेंजेंट प्लेन है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है, हमें ये पता है, तो हमें ये प्रूव करना है, और हमें ये पता है कि अगर ये स्पेयर दे रखा है और ये प्लेन दे रखा है, ठीक है, और अगर ये कोई पॉइंट x1 y1 z1 है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x1 x x1 y y1 z z1 x स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर। ये हमने कर रखा है टेंजेंट की इक्वेशन वाली थ्योरी में, आप समझ सकते हो कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगला जो है वो हमें गिवन किया है कि x एक्सिस को कट करता है, तो x एक्सिस को कट करेगा तो मान लिया कि a, 0, पे कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है, प्लेन कट कर रहा है, इक्वेशन में दे रखा है ना। तो देखो मैं इसमें रखूंगा a 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर a। अब यहाँ पे डाउट मत होना कि x1 की जगह ये रखेंगे, x की जगह x की रखेंगे, क्योंकि वो प्लेन की इक्वेशन है ना, तो a यहाँ पे रखेंगे। x1 तो ये है, y1 तो z1 तो ये है, ये आगे ये कांस्टेंट हो गए अब, ठीक है। वेरिएबल हमारे x, y और z है, तो उसकी जगह मैं रखूंगा a, ठीक है। तो देखो x1 की जगह क्या आ जाएगा, r स्क्वायर अपॉन a। y1 की जगह ऐसे कैसे 0, b, 0 से जाएगा, तो ऐसे कैसे y1 आ जाएगा, और ऐसे कैसे z आ जाएगा। फिर ये वाले पॉइंट आगे मेरे पास x और y1 z1, और ये किस में, ये कि ये पॉइंट स्पेयर पे भी है ना, तो स्पेयर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने स्पेयर की इक्वेशन में क्या रखा, x1 y1 और z1 रखा, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, तो क्या होगा, r4 a स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर को घटाया तो ये आ गया प्रूफ, ये प्रूव करना था हमें, ठीक है, ये प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है एक्सरसाइज में, वहां पे जो है ना, आप यहाँ तक तो करोगे, फिर आपको लोकस पूछा है, तो लोकस पूछा है, तो लोकस के लिए हमें पता है कि जो वेरिएबल होते हैं a, b, c, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे x, y, z में, ठीक है। तो सेम टू सेम ये आंसर, तो इतना ही करना है एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट कि द एवरी स्पेयर थ्रू द सर्कल, ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, विल कट द ऑर्थोगोनली अनदर स्पेयर, ये कोई स्पेयर दे रखा है, ठीक है। तो हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्पेयर की इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन जो हमें दे रखी है सर्कल की, ये देखो ये दे रखी है, तो उससे स्पेयर बन गया हमारा x1, ठीक है। ऐसा हमने पार्ट 2 में करना सीखा है, ठीक है। दूसरा हमारा जो दे रखा है ये म्यू है, म्यू देखो ये माइनस वाई, म्यू ये करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई अपनी S2, 2 सर्कल आ गई। हमें क्या कहा है कि दोनों कट करते हैं ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनली कट करने के लिए हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, इसका सेंटर, इसका सेंटर,
इसका x का सेंटर, इसका y का सेंटर, 2 इंटू इसका x का सेंटर, सॉरी वापस से बोलता हूँ, 2 इंटू इसका x का सेंटर, इसका x का सेंटर, प्लस 2 इंटू y का सेंटर, इसके y का सेंटर, 2 इंटू z का सेंटर, इसका z का सेंटर, ठीक है। और वो सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे इससे, इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये था, तो जो पहले इक्वेशन के सेंटर आएंगे ये काम आपको है, सेंटर निकालना पड़ेगा, आप यहाँ देख लेना, ठीक है। मैंने निकाल रखे ऑलरेडी। तो G1 ये आ जाएगा, F1 ये आ जाएगा और H1 ये आ जाएगा, G2 ये आ जाएगा, F2 ये आ जाएगा और H2 ये आ जाएगा, ठीक है। और D1 और D2 आप जनरल इक्वेशन से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इनके सेंटर और इक्वेशन, सॉरी D और वो आ जाएंगे आगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, 2G1 G2 ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर ये कट कर रहे होंगे ऑर्थोगोनली तो इस साइड का रिजल्ट और इस साइड का रिजल्ट इक्वल आएगा। तो मैं लेफ्ट साइड में क्या रखता हूँ, इनकी सबकी वैल्यू रखता हूँ। तो मैंने लेफ्ट साइड में वैल्यू रखी तो मेरे पास आई 0, राइट साइड में भी मैंने वैल्यू रखी D1 और D2 की, तो राइट साइड की वैल्यू आई 0। तो दोनों को इक्वल करा तो मेरा ये प्रूव हो गया कि दोनों के दोनों स्पेयर जो है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बहुत मिलेंगे, जो पिछला क्वेश्चन करा ना ऑर्थोगोनली वाले, तो वो हम देख लेंगे, तो वो भी मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्कल। ये सर्कल दे रखा है, कट द ऑर्थोगोनली ऑफ द स्फीयर। हमें स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये जो दे रखा है उससे क्या बनाएंगे, स्फीयर की इक्वेशन बनाएंगे, और इस इक्वेशन में हमारे पास लैम्बडा आ जाएगा एक, ठीक है। पार्ट 2 में ऐसा कर चुके हैं, तो आपको पता होगा, होना चाहिए, नहीं पता तो आप देखो वहां जाके। तो ये इक्वेशन बन गई सर्कल की, सॉरी स्फीयर की। अब यहाँ पे लैम्बडा हटाना है, लैम्बडा हटाने के लिए हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि स्फीयर जो है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो ऑर्थोगोनल इसके क्या निकालूंगा मैं, सेंटर निकालूंगा और D निकाल लूंगा, और इसके भी सेंटर और D निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाऊंगा, ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल की। मैंने कंडीशन लगाई और यहाँ पे ये सब लगाया कंडीशन में, तो कंडीशन लगाने पे मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई, और लैम्बडा की वैल्यू आई तो मैं इसको किस में पुट कर दूंगा, वापस इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, लैम्बडा से आपने इक्वेशन बना दी ऐसे, फिर आप इसके साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा दो, कंडीशन लगाने के बाद आपके पास लैम्बडा आ जाएगा, और लैम्बडा आ गया तो आप फिर वापस लैम्बडा को पुट कर लो, तो आपके पास स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टच द प्लेन। ये कोई प्लेन है और स्फीयर है, ठीक है। तो टच कर रहा है कहाँ पे, 1, -2, 0, ठीक है। एंड कट द स्फीयर ऑर्थोगोनली। ये प्लेन है, ये पॉइंट है, हमें पूछा ये कोई स्फीयर है, इसको कट कर रहा है, ठीक है, सॉरी टच कर रहा है, कट नहीं, टच। तो हमें स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने मान लिया स्फीयर की इक्वेशन ये है जनरल इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई सोचने वाला ये सोचेगा कि मैं क्या करूँगा, इससे क्या करूँगा, स्फीयर की इक्वेशन बना देता हूँ, सॉरी इस स्फीयर की इक्वेशन से मैं टेंजेंट की इक्वेशन बना देता हूँ। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ऐसे बनाएगा वो, ठीक है। और फिर क्या सोचेगा कि ये पॉइंट तो मेरे को दे रखा है, मैं इस पॉइंट रख लूँगा इसमें, तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। और फिर जो टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है ना, उन दोनों को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा तो मेरे पास G आ जाएगा, F आ जाएगा, H आ जाएगा और D आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो है वो स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। बट ऐसे करना नहीं है, ये गलत होगा। अभी समझाऊंगा क्यों गलत होगा। मैंने पहले एक थ्योरी के समय मैंने ये कहा था कि जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट से बहुत सारे प्लेन गुजर सकते हैं। तो अगर आपने इस पॉइंट से ये प्लेन की इक्वेशन बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके इक्वल करें बाद में, क्योंकि वो दूसरा प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। सोचने वाला ऐसा सोच सकता है, बट एक्चुअल जो सॉल्यूशन होगी ना वो ऐसे होगी। एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगी, वो इस तरह से होगी, आप आराम से देख लीजिए। तो एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, एक्चुअल सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके निकालूंगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। इसके निकालूंगा क्या, बताओ क्या निकालूंगा,
डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही काम करूंगा, मैं प्लेन की इक्वेशन तो निकालूंगा इससे क्या करूंगा, प्लेन की इक्वेशन तो मैं निकालूंगा, x1 करके y1 करके z1 करके इक्वेशन निकालूंगा। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन तो ये आ जाएगी उससे, ठीक है, उससे मेरे पास ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे को प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ना, इन दोनों के जो कांस्टेंट है, जो मतलब डायरेक्शन रेशियो, उन दोनों का मैं क्या लूंगा, रेशियो 1 + g/3 f - 2/2 1 + h/-1 और ये रेशियो, ठीक है, इसको मैं मान लूंगा इक्वल टू k। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, g की फॉर्म आ जाएगी k में, f की फॉर्म आ जाएगी k में, h की फॉर्म आ जाएगी k में, और ये इन सब की फॉर्म आ गई k में, ठीक है। और फिर क्वेश्चन के अंदर एक दूसरी कंडीशन भी दे रखी है कि जो हमारा स्पेयर है ना, वो इस स्पेयर को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो स्पेयर 1 के जो सेंटर होंगे वो होंगे GFHD, ये होंगे G1 G2 G1 F1 H, ये होंगे, और स्पेयर 2 के G2 F2 H2 ये होंगे D2। मैं इन सबको पुट करूंगा, पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 5। तो पहले मेरे पास 4 इक्वेशनें बनी थी, 1 2 3 4, जी की, एफ की, एच की और ये, ठीक है। और अब मेरे पास ये इक्वेशन बनी जी की। तो यहाँ से मैं जी की क्या और एफ की वैल्यू के में रखूँगा इक्वेशन 1 और 2 से, और इससे मेरी वैल्यू किस में आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। अब डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डी की वैल्यू को क्या करूँगा मैं, वापस उसमें रखूँगा इक्वेशन नंबर 4 में, जो कि इक्वेशन नंबर 4 ये है। इसमें मैंने डी की वैल्यू रखी, साथ ही साथ जी की रख दूंगा, एफ की रख दूंगा और एच की रख दूंगा। तो इससे मेरी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब के की वैल्यू एक बार आ गई, ये आ गई, तो जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू और एच की वैल्यू निकाल लूंगा मैं वापस के की वैल्यू पुट करके, और ये आ गई। तो अब मेरे पास जो जनरल इक्वेशन है उसमें डी की वैल्यू आया मेरे पास, जी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है और एफ की वैल्यू है। तो फिर मैं जनरल इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास स्पेयर की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में समझने वाली बात यह है कि आप इसको कंपेयर नहीं करना है, आपको जो प्लेन की इक्वेशन दी है उसकी बजाय आपको क्या करना है, रेशियो लेना है और रेशियो लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो वापस से इसको घुमा के देखना, अगर समझ नहीं आया तो 1-2 बार वापस से समझ आ जाएगा आपको। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो बाद में बताते हैं आपको, ठीक है। तो पहले हम एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, मैंने 1-2 एग्जाम्पल रह गए होंगे इसके एक्सरसाइज के, ठीक है। तो वो आप देख लेना, इजी है, सेम टू सेम वैसे के वैसे करना है, और सॉल्यूशन तो एक बुक में दी होगी तो आप देख लेना अगर समझ ना आए तो। बाकी सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए। चलो, तो यहाँ पे एक्सरसाइज सी है। तो एक्सरसाइज सी में जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है और स्पेयर दे रखा है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, मतलब कोऑर्डिनेट पूछा है। तो आप इसको आर के इक्वल कर लेना, एक्स वाई और जेड, एक बार एक्स निकालना, एक बार वाई निकालना है, जेड निकालना, फिर इसको स्पेयर की इक्वेशन में रख लेना। इससे आर आ जाएगा आपका, आर आ गया तो फिर आपके पास एक्स वाई और जेड आ जाएंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। बच्चों वाली बात है, सेम टू सेम। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, क्वेश्चन एग्जाम्पल जो पहला करवाया था ना वो इसी पे बेस्ड था। लाइनें दी रखी है, लाइनों से आप प्लेन बनाओगे, प्लेन बना के आप क्या करोगे, टेंजेंट प्लेन की कंडीशन लिखोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये भी ऐसा कैसा है, लाइनें दी है, लाइनों से आप टेंजेंट प्लेन बनाओ। टेंजेंट प्लेन कैसे बनाओगे, L + λ/L2, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, टेंजेंट प्लेन की स्पेयर के कंडीशन लगाओगे। कंडीशन क्या होती है, रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वो कंडीशन लगाओगे तो लैम्बडा आ जाएगा, और फिर लैम्बडा की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, वापस इक्वेशन में रखोगे, तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये पूछा है, फाइंड द स्पेयर टचिंग द प्लेन जेड पासिंग थ्रू द सर्कल। तो आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपको स्पेयर दे रखे हैं, ठीक है। स्पेयर की इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी है, S + λ प्लेन में, ठीक है। तो वो पार्ट पढ़ा था हमने, तो इसमें दे रखी है, तो आपको लैम्बडा मिसिंग है। और प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, जो टेंजेंट प्लेन है वो Z = 0। तो सेम टू सेम वही कंडीशन लगाओ, R = परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वो लगाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि पासिंग थ्रू द -1,0,0 और टचिंग द प्लेन एट, ठीक है। तो स्क्वायर की ये निकालनी है। तो ऐसा मैंने क्वेश्चन नंबर बताया, एग्जाम्पल बताया, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। मैंने वहाँ पे भी लिखा था कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 समझाते हैं आपको अभी के अभी, ठीक है। तो
उससे पहले आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और 12 मैं इसका समझाऊंगा अभी कभी, थोड़े हार्ड है बट हार्ड नहीं है, इजी है बट थोड़े ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच सेंटर एट द ओरिजिन एंड टच द प्लेन। तो ये प्लेन में देखो आपको लाइनों में दे रखा है, तो आपको इसको प्लेन बना दो और सेंटर ओरिजिन पे। तो सेम टू सेम वैसे के वैसे ही करना है कंडीशन लगा के, ठीक है। सेम टू सेम ये भी ऐसा ही है कि प्लेन है और टच द स्फीयर है, तो फाइंड द कॉन्टेक्ट निकालना है। पुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला मैंने बता रखा है कैसे करते हैं, ठीक है, वो वाला एक चीज़ बता रखी है मैंने। ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल करवाते वक्त थ्योरी में ये जो मैंने नोट्स में समझाया है तो उसमें रेफरेंस भी दिया था कि क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि सो दैट द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों जो है वो और टच एक्सटर्नली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टच एक्सटर्नली। तो यहाँ पे टच एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि जैसे एक स्पेयर है और ये दूसरा स्पेयर है, ओके, ये दो स्पेयर आ गए, तो इसका सेंटर C1 होगा, इसका सेंटर C2 होगा, ठीक है। तो ये कहा है कि दोनों टच एक्सटर्नली टच करता है। तो एक्सटर्नली टच करने का मतलब अगर इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, तो आप क्या करोगे, इस सेंटर का C1 निकाल लो, R1 निकाल लो, इस स्पेयर का सेंटर निकाल लो और R2 निकाल लो। तो R1 और R2 दोनों का सम कर लो, ठीक है। R1 प्लस R2 इक्वल टू होगा C1 प्लस C1 C2 के, ठीक है। अगर टच कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम टू सेम आएगी, ठीक है। जो रेडियस के सम की डिस्टेंस होगी वो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये वाली कंडीशन लगा के आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है ऐसे। फिर आपको यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, तो कोऑर्डिनेट पूछे तो आपको कुछ नहीं, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आपको ये वाला लगाना है। ये C1 C2 दे रखा है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। अब R1 और R2 1:1 में कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं इस बीच वाले पॉइंट का। x बराबर M1 है x2, ठीक है, M2 है x1, M1 प्लस M2। तो ये इस तरह से करना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द प्लेन टच द स्पेयर, ठीक है। तो सेम टू सेम है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है। आपको स्पेयर की क्वेश्चन दे कि आपको A पूछा है, वही कंडीशन लगानी है सेम टू सेम। आपको स्पेयर है और ये है, आप यहाँ से सेंटर दे रखे होंगे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, तो निकाल लो। स्पेयर का सेंटर और रेडियस निकालना आता है आपको, पार्ट 1 में मैंने समझाया। क्वेश्चन नंबर 12 मैं अभी समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप समझिए पहले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर विच पास थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट दे दिए आपको स्पेयर की इक्वेशन निकालने के लिए। तो आप क्या करो, स्पेयर की एक जनरल इक्वेशन मान लो। जनरल इक्वेशन मानी, उसमें ये वाला पॉइंट रख दो, उसमें ये वाला पॉइंट रख दो, ठीक है। फिर 1-2 कंडीशन और दे रखी है कि जो हमारा स्पेयर है ना वो ऑर्थोगोनली द स्पेयर, तो ये दोनों स्पेयर है, इन दोनों को ऑर्थोगोनली टच करता है, ठीक है, ऑर्थोगोनली कट करता है। तो आप क्या करो, जो हमने जनरल इक्वेशन मानी उसके सेंटर क्या होंगे, GH और F माइनस GH और F, और इसके सेंटर क्या होंगे, वो होंगे। तो इसके और इसके लिए क्या करो, एक आप वो निकाल लो, ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा दो, और इसके ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा लो, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट से G और F और H और D में इक्वेशन आ जाएगी, 2 इक्वेशन इनसे और 2 इक्वेशन इनसे, 4 इक्वेशन आई। चारों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास G, H, F और D आ जाएंगे, चारों वेरिएबल आ जाएंगे। फिर G, H और F और D को आप क्या करो, वापस इक्वेशन में रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास स्पेयर की इक्वेशन आ जाएगी, ओके। चलो, तो हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 12 रहे हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप समझो कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द स्पेयर विच टच द लाइन, ठीक है। तो इस स्पेयर है, स्पेयर को कौन कौन सी लाइनें टच करिए, ये लाइन टच करिए, ये लाइन टच करिए, ये लाइन टच करिए और ये लाइन टच करिए, कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है, ठीक है। लाई ऑन द सरफेस, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है ना स्पेयर का, वो इस सरफेस पे लाई करता है। हमें ये प्रूव करना है जब ये लाइनें टच करें। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हमने जनरल इक्वेशन ये मान ली, और स्पेयर के जो सेंटर क्या होंगे, -G, -F और -H ये होंगे। तो हमें पहले ये कहा है कि y बराबर mx और z बराबर c दे रखा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता x बराबर क्या दे रखा है, तो हम x बराबर x मान लेते हैं। तो जब लाइन टच करेगी, ठीक है, तो लाइन टच करेगी, तो जब लाइन पे जो ये पॉइंट है y बराबर, और ये स्पेयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं x की जगह x स्क्वायर रख लेता हूँ। यहाँ पे x मैंने माना है, x नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये माना, तो मैं ये सब कुछ स्पेयर की इक्वेशन में रखा, z की जगह c रखा, ये रखा, सब कुछ इसको रखा, ठीक है। जनरल इक्वेशन में रखा, जनरल इक्वेशन में रख के मेरे पास एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई x में। अब मेरे को ये पता है कि अगर ये लाइनें टच कर रही है, ठीक है,
तो ये लाइनें कहाँ होगी, यहाँ होगी और सेम पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, और इक्वल रूट होने के लिए आपको पता है कि जो श्रीधराचार्य से आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होगा किसके, इसके, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसमें बी हमारा ये होगा, ए हमारा ये होगा, सी हमारा ये होगा, ठीक है। तो वही मैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac तो इसमें ये पुट कर लूँगा, कर लिया, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 आई इक्वेशन। ऐसे कैसे हमें एक और कंडीशन दे रखी है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। ऐसे कैसे हमें एक और कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि x बराबर है, x मान लिया हमने, y बराबर माइनस एम एक्स और z बराबर माइनस सी दे रखा है। देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे वापस से तो आपको पता चलेगा कि ये भी दे रखा है। तो ये भी स्पेयर को टच कर रही है लाइनें, तो स्पेयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सेम टू सेम मैंने इन सबको वापस जनरल इक्वेशन में रखा, ये देखो आपने रख लिया, यहाँ पे सबको रख ले। अब टच कर रही है तो सेम टू सेम क्या कंडीशन होगी, वही बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाली चीज़ लगा ली, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्सट्रैक्ट करूँगा। अब कुछ को लगेगा ऐसा क्यों कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो सब्सट्रैक्ट करने से ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे जो 2 में क्या था, जी स्क्वायर प्लस ये सब कुछ था, मैंने उसको ओपन करा, इसको ओपन करा, और 1 की जो इक्वेशन थी हमारी ये थी, ये, तो इन दोनों को घटा दिया, 2 में से 1 को घटा दिया। तो 2 में से 1 को घटाया तो मेरे पास ये आया, घटा के मेरे पास ये चीज़ आई, ठीक है। आप घटा के देख लेना। तो घटा के मेरे पास ये चीज़ आई, GMF माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, z, f की जगह क्या लिख सकता हूँ, y, और g की जगह क्या लिख सकता हूँ, x, क्योंकि मेरे को लोकस फाइंड आउट करना है। आपको अगर क्वेश्चन आपसे ढंग से पढ़ा होगा तो वहाँ पे पूछा था कि लोकस फाइंड आउट करो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ठीक है, लोकस नहीं पूछा तो भी आप क्या करोगे, आपको जो हमारी z, h और f जो क्या सेंटर है, और आप उसको x और y में कन्वर्ट कर लो, तो हमारे पास ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये यही पूछा था जो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखो, मैंने जब पार्ट 1 पढ़ाया था, पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि फाइंड द इक्वेशन, उसमें मैंने ये बताया था कि टेट्राहेड्रॉन सर्कमस्क्राइब है। तो अगर स्पेयर, तो तब मतलब क्या होगा कि अगर स्पेयर सर्कमस्क्राइब है टेट्राहेड्रॉन का, तो वो क्या करेगा, जो स्पेयर बनेगा और जो टेट्राहेड्रॉन के वर्टेक्स होंगे ना, वो स्पेयर को स्केयर पे ऊपर लाई करेंगे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इंस्क्राइब कर रहा है। इंस्क्राइब का मतलब क्या है कि जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है ना, उसके अंदर स्पेयर है, तो उसके अंदर है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ऐसे प्लेन जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अंदर होगा। जैसे आप रूम में बैठे हो, रूम में क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर आप बड़ा सा रूम के अंदर स्पेयर रख दो, तो स्पेयर के क्या होंगे, जो प्लेन होंगे ना, प्लेन जो फेसेस होंगे वो स्पेयर के क्या बन जाएंगे, प्लेन बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कैसे, अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर इंस्क्राइब इन द टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के अंदर जो है वो प्लेन है। तो जो टेट्राहेड्रॉन के 4 फेसेस होते हैं ना, वो 4 फेसेस कहाँ पे होंगे, प्लेन के ऊपर होंगे, ठीक है, जो प्लेन को टच करते जाएंगे। तो फेसेस कौन कौन से दे रखा है, एक दे रखा है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, और एक ये दे रखा है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वही कंडीशन लगाएंगे कि जो, जैसे एक बार x बराबर 0 ले लिया, तो जो रेडियस होगी प्लेन की वो किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, इस प्लेन पे, ठीक है। तो वही करना है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो मैंने कोई प्लेन मान लिया जिसके सेंटर ABC मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ABC जरूरी नहीं है, मान लिया मैंने ABC, और ये प्लेन है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, और ऐसे और 4 प्लेन आएंगे, एक x बराबर 0, एक y बराबर 0 और एक z बराबर 0। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये फॉर्मूले से मैंने बता रखा है। तो ये मोड है, ठीक है, आप मोड का ध्यान रखियो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू प्लेन ए, तो x ही है इसमें, x बराबर 0 प्लेन पे क्या है, सिर्फ x है। तो मैं क्या करूँगा, y 0, ठीक है, z 0 और d 0, तो सिर्फ x बचेगा। x की जगह क्या रखूँगा, a का अकॉर्डिंग x1 रखूँगा, तो x1 क्या है यहाँ पे a, और अंडररूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर में यहाँ पे a ही है, तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आप क्या करो,
मॉडुलस है, ये ध्यान रखना। चलो ऐसे कैसे y बराबर 0 प्लेन के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई और ऐसे कैसे z बराबर के लिए भी आ गई। तो ये सारी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के इक्वल होगी। ये हमारी रेडियस है, ठीक है। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ये सब इक्वल होगी क्योंकि जो इंस्क्राइब है ना, तो ये प्लेन, तो ये जो यहाँ से जो भी रेडियस हम डालेंगे, यहाँ से जो भी रेडियस हम डालेंगे, ठीक है, जो भी रेडियस डालेंगे वो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए आई, बी आई, सी आई और ये आई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो दो केस बन सकते हैं, ठीक है। पहला केस क्या बन सकता है कि मॉडुलस है ना, तो हमें ए बी और सी तो नहीं पता कि क्या है इनका, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मॉडुलस के अंदर ये है, इसको अगर मैं मॉडुलस के अंदर आपको पता होगा तो पॉजिटिव, अगर एक्स बड़ा होगा तो पॉजिटिव निकलेगा, मतलब जैसा अंदर है वैसा का वैसा बाहर आएगा। अगर नेगेटिव है तो माइनस आएगा। तो हम यहाँ पे दो केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे कि हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पॉजिटिव मान रहे हैं तो मैं इसको एज इट इज बाहर ले लूंगा और बी और सी की जगह मैं ए को रिप्लेस कर लूंगा। हमने अभी देखा कि ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। तो ये रखूंगा तो 5a - 1 ये आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 1/2। ऐसे कैसे b क्या आ जाएगा 1/2 और c भी क्या आ जाएगा 1/2। जब मैं 1/2 1/2 1/2 सेंटर आ गया मेरे पास, और रेडियस क्या आ जाएगी, वो भी 1/2 आ जाएगी क्योंकि r किसके इक्वल है, a b और c के। तो इससे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ ना सर्कल की। चलो ये तो केस 1 से आया। केस 2 क्या हो सकता है, अगर ए बी सी मेरे को पता है नहीं तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो जब ये नेगेटिव होगा तो मैं इसको ओपन करूंगा तो बाहर माइनस लगाऊंगा। ये हमारा एक्स था तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा माइनस आया। तो अब इन सबको जैसे बी और सी की जगह मैंने वापस से पुट करा तो -5 ए बराबर आ जाएगा 1/8। बी बराबर भी ऐसे कैसे और सी बराबर भी ऐसे कैसे निकालेंगे। फिर जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी वो ये आ जाएगी। हमारा आंसर जो है वो बुक के अंदर ये दे रखा है, बट इसके दो आंसर बन सकते हैं, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ओके चलो, तो ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म। एक रिवीजन देते थे छोटा सा।